हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट, ये क्लासें हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम तक चलने वाली है। तो इस सीरीज से जुड़िए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। इसमें हम रोज जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते हैं, उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लास से बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का सेट नंबर 33। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है खेल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या है, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो कौन सा खेल है? कबड्डी है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं और फील्ड में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ए है 7, बी 10, सी 9 और डी 8। तो इनमें से कितने खिलाड़ी है जो फील्ड में खेलते हैं? तो कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ये 7 खिलाड़ी है जो फील्ड में खेलते हैं। और टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 7 है वो कोर्ट या फील्ड में खेलते हैं और 5 खिलाड़ी है वो रिजर्व होते हैं। कबड्डी है वो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कौन से का है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल से भी क्वेश्चन बनता है। देशों के राष्ट्रीय खेल आपको याद रखने हैं, पड़ोसी देशों से तो आपको याद रखना ही रखना है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है ये कबड्डी है। और इसमें कोर्ट का माप कितना होता है? जो मैदान है इसका माप कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। तो कबड्डी जो मैदान है इसका माप कितना होता है? ये होता है 13 इंटू 10 मीटर। कितना होता है? 13 इंटू 10 मीटर जो है कोर्ट का माप होता है। और खेल का समय सीमा कितनी होती है? कितनी होती है इसकी समय सीमा? ये होती है 40 मिनट। तो ये कबड्डी से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको कबड्डी से याद रखना है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल है वो किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन देखिए, ए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सी बिहार और डी असम। तो भारत की पहली जूट मिल है ये पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? पश्चिम बंगाल में की गई थी। कब किया गया था इसको स्थापित? ये देखिए, पहली जूट मिल की स्थापना वर्ष 1855 में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर, कहां पर? हुगली नदी पर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1855 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है भारत में जूट उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? क्वेश्चन बनता है कि जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। और जूट जो है खरीफ की एक फसल है। तो ये जूट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। जूट मिल से भी भारत में प्रथम कौन है जूट उत्पादन में? पश्चिम बंगाल है। जूट जो है खरीफ की फसल है। और जूट मिल की स्थापना है ये वर्ष 1855 में कोलकाता में हुगली नदी पर। कहाँ? कौन सी है? हुगली नदी पर इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए जल्दी से। लोक नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछे जाने हैं। तो हम जितने ज्यादा हो सके उतने लोक नृत्य एग्जाम से पहले पहले कवर कर लेंगे। आपको इन्हीं क्लासों में सारे लोक नृत्य याद हो जाएंगे। रोज हम 1 या 2 क्वेश्चन लोक नृत्य उत्सव और महोत्सव पे लेके आते हैं। तो आप क्लासों से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपना करंट अफेयर और जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो क्वेश्चन देखिए, चूफाट कौन सा है? चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? जो चूफाट है या छूफाट जो है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो कौन से का है? ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी असम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये कौन से राज्य का है? छूफाट जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है सिक्किम का। कहाँ का है? सिक्किम का है। इसके अलावा देखिए सिक्किम के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इनमें से 1-2 फिर से देख लीजिए। चूफाट नृत्य है सिक्किम का है, सिकमारी नृत्य है, डेनजोग नेनहा नृत्य है, याग छाम है, झुझुरी नाच है,
चुटके नाच है, मारूनी नाच है, तासी यांगकू नृत्य है, सिंघई चाम या स्नो लायन डांस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए छू फाट नृत्य है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, चू फाट से भी इसको पूछा गया है। कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है, भले ये याद करने में टफ लगते हो, लेकिन इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइम में आपके सामने इनमें से कोई सा भी लोक नृत्य आपको देखने को मिल सकता है। तो इनको आप लिख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। सारे जितने भी राज्य हैं उनके लोक नृत्य एक अलग से बना लीजिए, इन सबको सारे राज्यों के लोक नृत्य एक साथ लिख लीजिए, जिससे कि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सिक्किम के लोक नृत्य है, फिर से देख लीजिए, छू पाट नृत्य है, सिकमारी है, डैनजोंग नेनहा है, याग छाम है, झुंझुरी नाच है, चुटके नाच है, मारूनी नाच है, तासी यांगकू नृत्य है, सिंघई चाम है या स्नो लायन डांस है। ये सारे सिक्किम के लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं उतने हमने कवर किया है, और क्वेश्चन बच जाएंगे तो उनको भी आपके सामने लाते रहेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, रोज की क्लास में हम एक दो क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। तो इसका बताइए, हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, दोनों का हरित क्रांति के जनक है वो किनको माना जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने किनका उपयोग करके फसलों की खेती की? तो हरित क्रांति के दौरान है किसानों ने है वो किसका उपयोग करके फसलों की खेती की? तो किसका उपयोग किया है? ऑप्शन देखिए, द्विबीजपत्री बीजों का, बी में है निम्न उपज वाली किस्म के बीजों का, सी है अधिक उपज वाली बीजों के किस्मों का, क्या है अधिक उपज वाली किस्म के बीजों का, और डी है एक बीजपत्री बीज का। तो इनमें से किसका उपयोग किया है किसानों ने जिसमें फसलों की खेती की है? किनसे की है? ये की है अधिक उपज वाली किस्म के बीजों का उपयोग करके किसानों ने है वो फसलों की खेती की है। और हरित क्रांति का जनक है वो किसको माना जाता है? ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक है वो किसको माना जाता है? अब तक आपको याद हो गया होगा, ये माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। किनको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये हरित क्रांति से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो इनमें से हिंद महासागर का विस्तार कौन सा है? ये देखिए हिंद महासागर है, तो ए देखिए अरब सागर, बी है कैरिबियन सागर, सी है पीला सागर और डी है अरल सागर। तो इनमें से कौन सा है जो हिंद महासागर का विस्तार है? तो कौन सा है? ये है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर जो है हिंद महासागर का विस्तार है। अब देखिए हिंद महासागर कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये भी देखिए। ये पूर्व में मलस्का जल डमरू मध्य और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से, कहां से लेके पूर्व में कौन सा है? मलस्का जल डमरू और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से लेकर पश्चिम में मोजाम्बिक चैनल तक फैला हुआ है। पश्चिम में कहां तक है? मोजाम्बिक चैनल तक ये फैला हुआ है। ये उत्तर में फारस की खाड़ी और अरब सागर से लेकर दक्षिण में कहाँ है? ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो ये हिंद महासागर का विस्तार है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक। देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किस रूप को स्वीकार किया है? तो स्वतंत्रता के बाद है भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किस रूप को स्वीकार किया है? तो ऑप्शन में दे रखा है उदारवादी को, दूसरा है पूंजीवादी को, तीसरा है साम्यवादी को और डी है
समाजवादी को तो किस रूप में स्वीकार किया है? तो इसका आंसर क्या है? संसद ने जो है सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। किसको किया है? समाजवादी रूप को या स्वरूप को स्वीकार किया है। समाजवादी स्वरूप है या समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। किसका होता है? इसमें समाज का स्वामित्व होता है। तो क्या कौन सा स्वरूप धारण किया है? ये समाजवादी स्वरूप को इन्होंने स्वीकार किया है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है एक वर्ष में उत्पादित कौन सी वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? तो एक वर्ष में उत्पादित कौन सी है? अपूर्ण वस्तुएं और व्यवसायिक वस्तुएं और सेवाएं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं और मध्यस्थ वस्तुएं और सेवाएं। तो कौन सा है इनमें से? एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। कौन सा करता है? अंतिम जो है एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो है किसको निरूपित करता है? राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है? किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से है। किससे है? वस्तुओं और सेवाओं से है। किससे है? एक वित्तीय वर्ष में किसी भी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सबको पता होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर क्या होगा? ए है 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 27 वर्ष। तो इनमें से राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य में राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्य में राज्यपाल, एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में ये बताया गया है। कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? ये होता है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद धारण करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल है। 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपना पद धारण करते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये उस राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो उनको, राज्यपाल को है वो शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। किनको देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन में। इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन देखिए 22वां, 21A, 23 और 20। तो इनमें से कौन सा है अनुच्छेद? ये है 21A जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसको किससे जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान कौन सा है? संशोधन अधिनियम कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A को जोड़ा गया है। इसमें क्या है? 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कितने साल की आयु है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किसको जोड़ा गया है? 21A को संविधान में जोड़ा गया है। तो ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू खेल है
वो कौन से देश से संबंधित है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। जल्लीकट्टू खेल है वो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है स्पेन, रोम, भारत और नेपाल। तो आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। जल्लीकट्टू खेल है वो किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भारत से। कहां से है? भारत में है ये खेल। और कौन से राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु का प्राचीन खेल है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का प्राचीन खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। कब कराया जाता है? पोंगल त्योहार पर इसको आयोजित कराया जाता है। इस खेल के तहत सांडों या बैलों को काबू किया जाता है। क्या किया जाता है? जो बूढ़े सांड होते हैं उनको काबू किया जाता है, लोगों की भीड़ पर इनको छोड़ दिया जाता है। तो तमिलनाडु से संबंधित है जल्लीकट्टू खेल और ये पोंगल के त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और इसमें सांडों या बैलों को काबू किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है और जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्लास से बने रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़िए। आपके एग्जाम में इन्हीं में से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कौन सा है? मनरेगा जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है इनमें से मनरेगा? ए देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या बी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मनरेगा जो है किसके आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो मनरेगा है ये भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है? शुरू में है 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। ये किसकी गारंटी देता है? 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर कितना दिन कर दिया? 125 दिन इसको कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इससे कितने पैसे देते हैं? 225 रुपए इसमें रोज के दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इनमें से कौन से वंश ने 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया? तो ऑप्शन में दे रखा है सैयद वंश, बी है खिलजी वंश, सी है लोधी वंश और डी है तुगलक वंश। तो इनमें से कौन से वंश ने 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ये किया है खिलजी वंश ने। किसने किया है? खिलजी वंश ने किया है। देखिए दिल्ली पर शासन करने वाले 5 वंश कौन से हैं और इनका टाइम भी देख लीजिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश आया था। सबसे लास्ट में कौन सा आया था? तो ये देखिए सबसे लास्ट में कौन सा आया था? ये आया था लोधी वंश। कौन सा है? लोधी वंश है वो सबसे लास्ट में आया था। तो इनका क्रम देख लीजिए आप। सबसे पहले गुलाम वंश है, वो कब से कब तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया? तो ये 1206 से 1290 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद में दूसरा कौन सा वंश आया? यह आया खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश है जिसने 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद में देखिए तुगलक वंश आया। कौन सा आया? इनका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन सा आया? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। इसका क्रम देखिए 1320 से 1414 तक इसने शासन किया। इसके बाद में सैयद वंश आता है जो 1414 से 1451 तक इसने दिल्ली पर शासन किया। और सबसे लास्ट में कौन सा वंश आया? ये आया लोधी वंश। इसका कौन सा है कार्यकाल? ये 1451 से 1526 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तो इनका ये शासनकाल आपको याद रखना है। तो ये कब से कब तक इन्होंने शासन किया? सबसे पहला कौन सा वंश आया? सबसे लास्ट में कौन सा वंश आया? तो इनका क्रम आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए जल्दी से।
आंसर कमेंट करके बताइए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो बताइए जल्दी से। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं। तो भारत के विदेश सचिव कौन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। ऑप्शन में दे रखे हैं, देखिए हर्षवर्धन श्रृंगला, बी है विनय मोहन क्वात्रा, सी है यशवंत सिन्हा और डी है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इनमें से भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है विनय मोहन क्वात्रा। कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है। ये मई 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव है। कौन सा क्रम है, 34वें विदेश सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में कहां से गिरफ्तार किया था। तो इनको कहां से गिरफ्तार किया था, किन्होंने, ब्रिटिश अधिकारियों ने कहां से किया था, इन्होंने किसको किया था, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को कहां से इनको गिरफ्तार किया था। ऑप्शन देखिए, हुमायूं के मकबरे से, जामा मस्जिद से, सफरगंज का मकबरा से या लाल किला से। तो कहां से गिरफ्तार किया था इनको, ये किया था हुमायूं का मकबरा से। कहां से, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। फिर इनको कहां ले गए थे, वो म्यांमार रंगून में ले गए थे। और इनका मकबरा कहाँ है, बहादुर शाह जफर का, इनका रंगून में मकबरा बना हुआ है। वहीं पे इनका अंतिम सांस ली थी इन्होंने, रंगून में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इन्होंने, इनमें से किन्होंने, क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इनमें से किन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। ऑप्शन में दे रखा है दादा भाई नौरोजी, बी है अमर्त्य सेन, सी है मनवेंद्रनाथ राय और डी है नरसिम्हा श्रीनिवास। तो इनमें से किन्होंने प्रस्तुत की थी गरीबी रेखा की अवधारणा, ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। किन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपको ये क्लास कैसी लगती है कमेंट करके आप बता सकते हो। क्या इम्प्रूव करना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं कल की प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके अलावा हम पॉलिटी के टॉपिक वाइज क्लासें भी अपलोड करते हैं, आप वो क्लासें भी देख सकते हो। रोज एक क्लास अपलोड होती है। इस जो कल की हमारी क्लास थी वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो उसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो उस क्लास में हमने कवर किए हैं। तो आप वो क्लास भी जरूर देखिए। रोज एक टॉपिक आपके सामने आता रहेगा, तो आप वो भी टॉपिक वाइज क्लासें भी देखिए, जिससे कि आपकी जल्दी आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए। एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि सारे पॉलिटी के टॉपिक है वो कवर करवा दिया है। पॉलिटी और ज्योग्राफी के, हिस्ट्री की क्लासें हमने पहले अपलोड कर दी है। तो देखिए करंट अफेयर्स के भी हम टॉपिक लेके आएंगे, तो आप क्लासों से जुड़िए, रोज क्लास देखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।